Supreme Court dismissed Justice Yashwant Verma's plea against formation of Lok Sabha panel to provoke मिसकंडक्ट चार्जेस। चलिए जानते हैं कि क्या होगा जो वर्मा ने यशवंत के अगेंस्ट किया था। तो चलिए आगे की बात करते हैं। जैसा कि हम आपको बता दें कि जो पृष्ठभूमि पहले बता दें कि जो दिल्ली हाई कोर्ट के जज के रहते हुए आवास मिली जो अंजलि नगदी के मामले में जांच चल रही थी, उसके बाद एक आंतरिक समिति बनी थी और महाभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसके बाद जब इन्होंने देखा कि अब कुछ नहीं हो सकता, तो जो जस्टिस वर्मा ने लोकसभा में अध्यक्ष द्वारा उनके खिलाफ जो महाभियोग में प्रस्ताव स्वीकार करने की जांच समिति में जो चुनौती दी थी, उसने तर्क देते हुए राज्यसभा में यह प्रस्ताव खारिज कर दिया है कि उसको जस्टिस नहीं मिल पाएगी। और साथ ही साथ इसके बाद अगर देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क को खारिज कर दिया है कि एक सदन में प्रस्ताव अस्वीकृत होने पर दूसरी सदन में कार्रवाई स्वतः रद्द नहीं होती है। उनका कहना है कि अगर मान लीजिए किसी हाई कोर्ट या किसी कोर्ट ने आपकी याचिका रद्द कर दी, तो ऐसा नहीं है कि वो दूसरे हाई कोर्ट में भी हो सकता है। यह एक अधिनियम 1968 एक पूर्ण कोड है कि ये नहीं हो सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो परिणाम यह हुआ कि इस फैसले से जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसदीय जांच का रास्ता साफ हो गया और उन्हें जांच का सामना करना पड़ेगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि 14 मार्च 2025 को जो वर्मा के घर में आग लगने से फायर फाइटर्स को बिना हिसाब कैश मिला था, वो कैश जब मिला तो लोगों ने उसको भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे और ऐसा माना जाता था कि उसने ये जितने भी कैश मिले हैं वो भ्रष्टाचार से उसने जुटाए हुए हैं, कुछ नंबर 2 के कार्य किए हैं। इसीलिए जस्टिस वर्मा के खिलाफ उन्होंने हाई कोर्ट में अपील कर दी। लेकिन जो जस्टिस वर्मा को ये बात पता चली कि उनके खिलाफ जो ये आरोप लगाए हैं वो गलत हैं, और उन्होंने ये साबित भी किया कि दिल्ली हाई कोर्ट के जो मेरे ऊपर ये आरोप लगा है उसको इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्रांसफ़र कर दिया गया है। लेकिन जस्टिस वर्मा ने अपने आरोपों को इनकार कर दिया और कहा है कि ये सब झूठी बातें हैं, मैंने कोई भ्रष्टाचार या नंबर 2 की कमाई नहीं की है, ये सब जो कैश है वो मेरे नहीं हैं। साथ ही साथ इसके बाद बात करें तो जो जजेज़ हैं उनकी इंक्वायरी भी बैठ चुकी है। एक एक्ट के तहत जो जितने भी सीनियर एडवोकेट हैं, जैसे कि मुकुल रोहतगी जो हैं, वो कोर्ट में जस्टिस वर्मा का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, उनके कह लीजिए उनके साथ खड़े हैं और कहे हैं कि जो एक्ट धारा 3 सब धारा 2 के तहत कमेटी का गठन कानून द्वारा समान रूप से किए जाने और सुरक्षा पाने का अधिकार का उल्लंघन करता है। और उन्होंने तर्क दिया कि दोनों सदनों में उसी के हटाने के प्रस्ताव से नोटिस दिए गए थे, लेकिन स्पीकर ने एक तरफा तरीके से कमेटी का गठन किया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि जब जज फैसले लेते हैं तो सिर्फ एक की बातें सुनते हैं, वो दोनों गठनों दोनों सदस्यों के बीच का देखते हैं, उसके बाद ही वो फैसला ले सकते हैं। ऐसा नहीं है कि वो एक तरफा अपना तर्क सुना दे, तो इसको उन्होंने गलत ठहराया है। इसके साथ ही अगर हम आपको बता दें तो पिछले साल जो अगस्त में लोकसभा अध्यक्ष ने कमेटी बैठाई थी, तो उसमें जो स्पीकर थे ओम बिरला, उन्होंने सदन को प्रस्ताव रखने के बाद जो यशवंत वर्मा जी के खिलाफ ये धोखाधड़ी का या भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, तो 3 सदस्यों वाले पैनलों की घोषणा की थी कि पैनल में जो सदस्य होंगे जो न्याय करेंगे वो 3 लोग होंगे। और इसी 3 सदस्य ने सुप्रीम के जस्टिस जो अरविंद कुमार थे, उन्होंने चीफ जस्टिस मनिंदर मोहन और सीनियर एडवोकेट को बीवी आचार्य को भी अपने शामिल किया। 3 ही लोग थे जो कि अन्य जज थे। मामला क्या था? मामला यह था कि जो वर्मा जी हैं उनके आवास में भारी मात्रा में अधजली नोटें मिली हैं और उनके खिलाफ सबूत भी मिली है। हो सकता है कि उन्होंने जस्टिस वर्मा के सरकारी आवास पर जब आग लगी थी तो आग के बाद गैस के बंडल मिले हुए थे जो कि अधजले मतलब आधा जले हुए थे। तब जब जांच कमेटी आई तो उन्होंने पाया कि ये गैस हो सकता है कि भ्रष्टाचार से मिला हो, और इसीलिए उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में से इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील दर्ज कर दी और जस्टिस वर्मा के खिलाफ सारे गवाह को इकट्ठा कर दिए। लेकिन ऐसा नहीं था। दूसरे दिन सदन में स्वतः रद्द नहीं होती कार्यवाही, जैसा कि हमने आपको बता दिया
कि अगर सदन में कार्रवाई चल रही है और दूसरे दिन, तो यह तर्क का प्रस्ताव देते हुए कहा है कि खारिज होने से दूसरा सदन कानून के मुताबिक असमर्थ हो जाएगा, इसलिए यह तर्क निराधार है। ये गलत है कि जो कार्रवाई है वो रद्द नहीं हो सकती है किसी भी तरीके से। तो उपसभापति के अधिकार पर भी मुहर लगा है। जो राज्यसभा के सभापति हैं वो सभापति के पद से रिक्त हो जाने पर कोर्ट ने यह माना है कि जो संवैधानिक प्राविधान सदन में रिक्तता के कारण कामकाज ठप्प हो जाते हैं तो उसको रोकने के लिए बनाया गया है। जैसा मान लीजिए कि कोई व्यक्ति है, यथासंभव वो अपने जगह पर किसी भ्रष्टाचार से किसी आरोप में फंस गया है, तो उसके जगह पर यथासंभव उसके रिक्त स्थान की पूर्ति की जाए, इसी के लिए उन्होंने मुहर भी लगाई है। इसके बाद बात करें तो राज्यसभा महासचिव के प्रति पीठ ने नाराजगी जताई है। इसका कारण ये है कि महासचिव के विशुद्ध रूप से प्रशासनिक भूमिका से आगे जाकर काम किया है। उन्होंने जितने कार्रवाई किए हैं वो कुछ आगे ही कर दिए हैं जो कि बेबुनियाद हैं, इसीलिए जो राज्यसभा के महासचिव हैं उनके प्रति नाराजगी भी जताई है। प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। जैसा कि हमने आपको बता दिया, लोकसभा ने स्पीकर द्वारा 3 सदस्य की बात की है कि 3 जस्टिस होंगे और इस जांच समिति को आगे बढ़ाएंगे। इसके बाद बात करें तो जो जस्टिस वर्मा का पक्ष था उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई कार्य मैंने नहीं किया है, ये जो अधजले नोट है ये मेरे नहीं है, ये किसी भी संसदीय कार्यवाही को चुनौती हो सकती है। इसके बाद ही अगर निष्कर्ष की बात करें तो जो निष्कर्ष है वो ये है कि जो सुप्रीम कोर्ट के ये फैसले लिए हैं वो पूरी तरह से जस्टिस वर्मा के खिलाफ हैं, उनको कोई राहत नहीं मिली है। और क्योंकि कोर्ट ने उनके कानूनी जो आपत्ति हैं उनको खारिज कर दिए हैं, अब जांच चलेगा कि क्या जो अधजली नोट मिली है वो जो मिस्टर वर्मा है उन्हीं की है या किसी और की है, और जो अधजली नोट है आखिरकार वो आई कहाँ से उनके घर में। धन्यवाद। तो आगे के न्यूज़ के बारे में कल बात